हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ ओवरहेड्स की। जैसे कि हमने पहले ही किया कि 3 तरह के एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अब इन खर्चों को, इस कॉस्ट को हम आगे भी फर्दर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मटेरियल होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, जो लेबर है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, एंड एक्सपेंसेस को भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, चाहे वो मटेरियल है, लेबर है या और इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जब इन सारे इनडायरेक्ट खर्चों को हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं ओवरहेड्स। अब क्योंकि जब हमने कॉस्ट शीट करनी होती है तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग शो करते हैं कि कौन से खर्चे हमारे डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट हैं। तो मैंने पहले ही एक वीडियो में आपको समझाया कि किन खर्चों को हम डायरेक्ट की कैटेगरी में लेते हैं, किन को हम इनडायरेक्ट की कैटेगरी में लेते हैं। फिर जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जो ओवरहेड्स हैं, उनकी भी आगे हम 3 टाइप्स शो करते हैं कि कौन से फैक्ट्री में इंकर किए गए थे, कौन से ऑफिस में किए गए थे और कौन से सेल्स को प्रमोट करने के लिए किए गए थे। तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड की है कि कैसे कौन से खर्चों को हम फैक्ट्री की कैटेगरी में लेते हैं, कौन से ऑफिस की कैटेगरी में आते हैं और कौन से सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ लिस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स को वर्क्स ओवरहेड भी कहा जाता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहा जाता है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहा जाता है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग को मान लो अगर हमने रेंट पे लिया है तो उसके जो भी रेंट दे पे कर रहे हैं, जो हमें उसके ऊपर टैक्स पड़ रहे हैं, या फिर फैक्ट्री में टेलीफोन इंस्टॉल करवाया गया है तो उसके जो टेलीफोन के खर्चे हैं, फैक्ट्री में कोई रिपेयर का काम चल रहा है, जो वहाँ पे मशीनें लगी हैं उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा होएगा, फैक्ट्री में जो हीट एंड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ के मैनेजर को या वहाँ पे जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, फॉरमैन, सुपरवाइज़र, इंस्पेक्टर जो भी काम कर रहे हैं, उनको जो हम सैलरी एंड वेजेस पे करते हैं, मशीनों को चलाने के लिए जो पावर एंड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, उसी तरह मान लो फैक्ट्री की बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई है या मशीनों की इंश्योरेंस करवाई है या वर्कर्स की इंश्योरेंस करवाई है, या फिर जो वर्कर हैं उनके लिए हमने कोई कैंटीन सेटअप की है या उनके वेलफेयर के लिए और खर्चे किए हैं, उनके लिए पानी का सेटअप करवाया है, तो ये सारे खर्चे हम किसकी कैटेगरी में लेते हैं? फैक्ट्री। इसके अलावा वर्कर्स को जो बोनस पे किया जाता है, जो ओवर टाइम के लिए हम पे करते हैं, जो भी उनको वेजेस मिलती हैं, लीव वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर्स। तो वर्कर्स को जब हम लीव विद वेजेस अलाउ करते हैं, जो भी फैक्ट्री के डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी फैक्ट्री में काम करने वाले होंगे, उनको जो भी फ़ी पे की जाएगी वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स की कैटेगरी में आती है। अगेन, कोई प्रोविडेंट फंड में हमने फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है या उनकी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस करवाई है, या वहाँ पे जो स्टोर कीपर रखा है फैक्ट्री में उसको जो हम पे कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे मटेरियल यूज़ हो रहे हैं जैसे ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, कोई स्मॉल टूल्स यूज़ हो रहे हैं फैक्ट्री में, उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन पड़ रही है, फैक्ट्री में जो प्रिंटिंग यूज़ हो रही है। अगर तो आपको क्वेश्चन में अकेला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो फिर तो आप उसे ऑफिस की ही मानते हो, लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिख दिया जाए कि भी ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है वो फैक्ट्री की है, तो फिर आप उसको फैक्ट्री की ही मानोगे। और उसी तरह कोई मान लो वर्क में डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो एडिशनल खर्चा किया गया, नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया गया, उनको ट्रेन करने में जो खर्चा किया गया, जो भी गैस, स्टीम, कोल के ऊपर खर्चा किया जा रहा है जो फैक्ट्री में यूज़ होती है, फैक्ट्री के जो क्लीनिंग चार्जेस हैं, जो फैक्ट्री में रिपेयर का काम करवाया जा रहा है, फैक्ट्री में यूज़ होने वाले नट बोल्ट्स, या फिर हमने फैक्ट्री की मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, उसकी सारी नॉलेज लेने के लिए कुछ टेक्निकल जर्नल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ये सारे खर्चों को माना जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स।
नाउ ऑफिस ओवरहेड्स क्या कौन से होते हैं? ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ की जो सैलरी है, वहाँ पे जो डायरेक्टर है उसको फ़ी पे की जाती है। अगर आपने ऑफिस बिल्डिंग को रेंट पे लिया हुआ है तो उसका जो रेंट रेट टैक्सेस का खर्चा है, जो भी ऑफिस के क्लीनिंग चार्जेस हैं, जो ऑफिस की बिल्डिंग की इंश्योरेंस का खर्चा है, वहाँ के स्टाफ की इंश्योरेंस करवाई हुई है, जो भी ऑफिस में यूज़ होने वाली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, पोस्टेज का, स्टैम्प्स का खर्चा आ रहा है, वहाँ पे जो टेलीफ़ोन इंस्टॉल करवाया है उसका खर्चा जो होएगा। फिर उसी तरह लीगल चार्जेस जो हमें पे करने पड़ते हैं, कई बार कोई लिटिगेशन में कंपनी फंस जाती है तो आपको लॉयर को हायर करना पड़ता है, तो जो भी लीगल चार्जेस पे किए जाते हैं। अगेन पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस जो इंकर किए जाते हैं। उसी तरह कोई हमने अगर ट्रेड जर्नल्स को सब्सक्राइब किया है तो उसको भी ऑफिस ओवरहेड्स ही माना जाएगा। फिर बैंक से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, हम बैंक चार्जेस पे करने हैं तो इनको भी ऑफिस की, क्योंकि ऑफिस वालों का ही काम है सारे बैंक के काम को संभालना, तो जो भी बैंक चार्जेस पे किए उसको भी ऑफिस ओवरहेड्स ही माना जाता है। ऑफिस में जो लाइट यूज़ हो रही, हीटिंग, लाइटिंग, जो भी ऑफिस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आया, जो वहाँ पे एसेट्स यूज़ होती हैं उनकी जो डेप्रिसिएशन है, वो वहाँ जो चीज़ों की आप रिपेयर एसेट्स की करवा रहे हो, ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन आ रही है, ऑफिस अप्लायंसेस एंड ऑफिस फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आ रही है, जो ऑडिटर को हमने फ़ीस पे करनी होती है, जो भी हमारे जनरल खर्चे आ रहे हों। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है जनरल एक्सपेंसेस या फिर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो वो भी क्या होते हैं? ऑफिस ओवरहेड्स उन्हें माना जाता है। अगर आपने ऑफिस की मशीन को हायर चार्जेस पे लिया है तो वो हायर चार्जेस भी क्या माने जाएंगे? ऑफिस ओवरहेड्स। नेक्स्ट इज़ जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स हैं, जिनको मार्केटिंग ओवरहेड्स भी कहा जाता है, तो उसमें क्या आते हैं? जो भी आपने सेल के पर्पस के लिए ट्रैवलिंग सेल्समैन अपॉइंट किए, जो उनका ट्रैवलिंग का खर्चा आ रहा है, जो भी उन सेल्समैन्स को हम सैलरी और कमीशन पे करते हैं, फिर वो हमें जो ट्रेड डिस्काउंट, जो कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं, जो भी उनको ब्रोकरेज कमीशन पे की जाती है, या फिर हमने फ्री सैंपल बांटे अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, तो जो सैंपल्स का खर्चा आया, जो प्रोडक्ट की पैकिंग का खर्चा आया ताकि उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, उसको आपने एक अच्छे डिस्प्ले के लिए उसके खर्चा किया ताकि सेल्स को बढ़ाया जा सके। फिर उसके बाद जो डिलीवरी करने के लिए आपने कुछ डिलीवरी वैन चलाने वाले ड्राइवर रखे, तो जो भी वो ऑपरेटर्स होंगे उनको जो भी आप सैलरी, कमीशन, वेजेस, वट एवर यू पे, तो उनको क्या माना जाता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। उसी तरह जो सेल करने से पहले आपने जो अब प्रोडक्ट तो बन चुका है, फैक्ट्री से निकल चुका है, तो अब आपने उसको रखा हुआ है किसी गोडाउन में, वेयर हाउस में, तो वो उस जगह का जो आपको रेंट पड़ रहा है, जो टैक्सेस पड़ रहे हैं, फिर उस गोडाउन की, उस वेयर हाउस की जो इंश्योरेंस चार्जेस होंगे, उसको भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ही माना जाएगा। जो भी वर्कर्स सेल से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो जो भी आप उनको पे करोगे, या अगर आपने उन्हीं की ही इंश्योरेंस करवाई है तो उसको भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो शोरूम के खर्चे हैं, जो कैरिएज आउटवर्ड, एक तो था कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज इनवर्ड क्या होता है कि भी हमने प्रोडक्ट लिया, अब आप उसको अपनी फैक्ट्री में लेके आ रहे हो, तो जो कैरिएज का खर्चा किया, जैसे वो क्या है कैरिएज इन, तो उसमें हम रॉ मटेरियल को लेके आ रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन से पहले का खर्चा है। अभी आप रॉ मटेरियल ले रहे हो और उसको लेके आ रहे हो, तो उसको क्या माना जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड। और दिस इज़ कैरिएज आउटवर्ड, आउट, तो प्रोडक्ट रेडी हो गया है, अब हम उसको बाहर लेके जा रहे हैं सेल के लिए, तो इसको क्या माना जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसी तरह गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग के साथ, फिनिश्ड गुड्स हो गई, हमारी गुड्स तैयार हैं, उनको लोड करते हैं बेचने के लिए, अनलोड करते हैं, तो जो भी हमें खर्चे करने पड़ रहे हैं फिनिश्ड गुड्स के साथ रिलेटेड, जो भी खर्चे होते हैं, उन सब को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही माना जाता है। फिर हमने सेल्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की,
जब सेल करते हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ क्रेडिट सेल्स भी करेंगे, तो क्रेडिट सेल्स में कुछ बैड डेट्स हो गए, वो भी हमारे फिर क्या माने जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़ाने के लिए हमने उसको एग्जीबिशंस पे डिस्प्ले किया, कुछ और ट्रेड एक्सपेंसेस इंकर किए, ट्रेड फेयर्स पे एक्सपेंसेस इंकर किए, तो इन्हें भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। उसी तरह कोई सेल मैनेजर्स आपने अपॉइंट किए, या सेल से रिलेटेड जो भी स्टाफ अपॉइंट किया उनकी सैलरी, या फिर आप अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी। डिलीवरी वैन्स जो हैं उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ही माना जाएगा। नेक्स्ट है जो भी वेयर हाउस जहाँ गुड्स रखी हैं, या जो डिलीवरी वैन्स हैं ताकि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ऐसे जो डिलीवरी वैन्स हैं उनकी जो डेप्रिसिएशन है उसको भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में लेते हैं। हमने सेल्स जर्नल सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। जो भी हम फ्री गिफ्ट बांटते हैं, या फिर मान लो फायर लग गई वेयर हाउस में, या गुड्स को रास्ते में नुकसान हो गया, तो जितने भी फिनिश गुड्स से रिलेटेड लॉस भी होंगे उन्हें भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाएगा। फिर हमने जो भी सेल्स की उनसे पैसे कलेक्ट करने के लिए, अपने डेटर से पैसे कलेक्ट करने के लिए जो कलेक्शन चार्जेस इंकर किए, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही हिस्सा होते हैं। फिर अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी हमने कैटलॉग्स बनाई, उनकी जो प्राइस लिस्ट बनाई, उन पे हमें जो खर्चे आए उन्हें भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाता है। तो ये गाइस मैंने प्रॉपर लिस्ट तीनों तरह के ओवरहेड्स के लिए बनाई है। इन्हें एक बार ज़रूर थोड़ा सा ग्रो थ्रू हो जाएं, क्योंकि जब भी हमने कॉस्ट शीट करनी है तो हमें इनमें से कोई भी एक्सपेंडिचर वो डाल के दे सकते हैं, कोई भी नेम आ सकता है। तो एक बार अगर आपको क्लियर हो गया खर्चे का नेचर, खर्चे के टाइप, तो उसके बाद आप कोई भी खर्चा हो उसको बड़ी आराम से आप कॉस्ट शीट में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।